हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। देखो, अब तक हमने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जाना कि बायोपोलरिटी जो है इसका एंड हुआ, सेंटर ऑफ पावर जैसे कि बाकी कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर्स जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, आसियान कंट्रीज है, ये सब बने। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया की हमने बात की, इंडिया के नेबर्स की हमने बात की, और आज अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसमें कि देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे कि अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो जरूरत है आखिर वह क्यों हुई, किस पर्सपेक्टिव से, क्या मेन पर्पस है, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से ये वर्क करेगा, इंडिया के कंसर्न्स जो है वे इसमें कहां होंगे, इन सभी मुद्दों की हम बात करेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो, आईआर ऐसा टॉपिक है जो हमेशा करंट अफेयर को लेके आपसे पूछा जाता है। करंट अफेयर में जो भी चीजें चर्चा में चल रही हैं, स्पेशली इंडिया के कंसर्न्स में, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा एक जो आपको टॉपिक पढ़ना है कि हर एक संस्था, हर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडिया का क्या कंसर्न है, इंडिया क्या क्या रिफॉर्म है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट व्हाई, आखिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्यों चाहिए। सेकंड हम देखेंगे कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो सबसे बड़ी जो एक संस्था, सबसे महत्वपूर्ण एक संस्था हमें समझ में आती है इंटरनेशनल लेवल पर, दैट इज यूएन, दैट इज यूनाइटेड नेशन, दैट इज संयुक्त राष्ट्र। और ये जो संयुक्त राष्ट्र है इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, इसको समझेंगे। रिफॉर्म ऑफ द यूएन एक बहुत बड़ी इसमें सबसे बड़ा जो कंसर्न हमें पढ़ना है कि रिफॉर्म जो है आखिर इसमें क्या क्या चाहिए, और स्पेशली जब हम इसके रिफॉर्म की बात करेंगे तो इंडिया के संदर्भ में क्या रिफॉर्म है, और यूएन इन यूनिपोलर वर्ल्ड इसका क्या मीन है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। जल्दी से आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूं, जैसे कि हम संस्थाओं की बात करेंगे, जैसे कि आईएमएफ है मान लीजिए, तो 2022 में क्वेश्चन पूछा रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, एक पॉइंट आपसे पूछते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट आपसे पूछ रहे हैं और आपसे ये पूछते हैं इसमें कि ये किससे रिलेटेड है, किसका इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा देखो 2020 में भी क्वेश्चन आया, गोल्ड ट्रेंच पूछ लिया और बताया कि ये आखिर क्या है। तो चर्चा में चीजें चल रही थी, ऐसा नहीं है कि ये करंट अफेयर से बाहर की चीज, करंट अफेयर में थी, बस आपसे बेसिक पूछ लिया। ठीक है, इसके अलावा देखो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है, 2016 का क्वेश्चन है। इसके अलावा मेंस का क्वेश्चन देखो 2013 का, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है इन्हें ब्रेटन वुड्स संस्थान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जुड़वा इंस्टीट्यूशन, जुड़वा बहनें भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इनकी स्थापना एक साथ होती है और ब्रेटन वुड में होती है, तो इन्हें ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस भी कहा जाता है। तो इन दोनों के संदर्भ में आखिर इनका क्या स्ट्रक्चर है, इन सभी की बात इसमें आपसे पूछी, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी बात पूछी। वर्ल्ड बैंक की चर्चा करेंगे, वर्ल्ड बैंक में क्या क्या ग्रुप्स है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो ये बेसिकली 5 ग्रुप है, जैसे कि हम वर्ल्ड बैंक कह देते हैं, वो केवल एक वर्ल्ड बैंक नहीं है बल्कि 5 संस्थाओं का एक ग्रुप है, जैसे कि हम वर्ल्ड बैंक कहेंगे, है ना, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। WTO की बात करेंगे, IAEA की बात करेंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच, यूएन स्ट्रक्चर, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर। इसके अलावा देखो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अभी तो हाल फिलहाल इसको निकालना बंद कर दिया गया है, स्टॉप कर दिया है, बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो ये रिपोर्ट कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक। आज वर्ल्ड बैंक की भी चर्चा करेंगे, 2016 का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है यहां पर आते हैं, है ना, जैसे कि यहां पर परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर से पूछा, 2015 से क्वेश्चन पूछा था कि इंपैडिमेंट्स की बात करेंगे तो इंडिया को जो परमानेंट सीट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मिलनी चाहिए क्या है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन, मेन फंक्शन क्या है, अगर हम ECO SOC की बात करें, नेशन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस जो है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों है। आपको यहां पे ये ऑलिव लीव्स दिख रही होंगी, ठीक है, और ये व्हाइट और ब्लू के अंतर्गत आपको ये वर्ल्ड का मैप दिख रहा होगा। ये वर्ल्ड का मैप है और वर्ल्ड के मैप के चारों तरफ ये जैतून की पत्तियां बनी हुई है, और ये जो जैतून की पत्तियां हैं ये प्रतीक है पीस का, ये प्रतीक है सेफ्टी का, ये प्रतीक है सिक्योरिटी का, है ना। तो यहां पर देखो कि ये जो मैं आपको दिखा रही हूं, ये लोगो जानते हो किसका है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो संस्था है दैट इज यूएन, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का ये लोगो है, और इसमें ये कहा गया है, इसको बताने का प्रयास किया गया है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर
जो यूएन है वह क्या करेगा, एक पीस और स्टेबिलिटी के लिए जो काम है वह करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका सिंबल है, ध्यान रखना। तो ये पीस के लिए काम कर रहा है, ये पर्पस के लिए काम कर रहा है, ये पीस एंड सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है। तो मेन यूएन का क्या है, पीस एंड सिक्योरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो जानेंगे कि व्हाट इज यूएन, किस तरीके से ये काम करेगा। तो सबसे मेन आपको ये याद रखना है, यहां से हम अपनी शुरुआत करेंगे। देखो कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अगर फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया और वर्ल्ड लेवल पर इस तरह की संस्थाएं नहीं है जहां पर लोग उनकी बात मान सके। आप ऐसे उदाहरण से समझो कि मान लो आपकी घर, आप केवल हम घर की बात करें, फैमिली की बात करें, फैमिली में अगर पेरेंट्स ना हो या कोई बड़े भाई बहन ना हो तो उसकी बात की स्थिति कैसे होगी कि छोटे भाई बहनों वाले जो किसी तरीके का झगड़ा हो जाता, वो कैसे उस चीज को निपटाएंगे। कोई तो हो आखिर सुनने समझने वाला। दूसरे एग्जाम्पल हम एक समाज का लेते हैं कि समाज में अगर पुलिस नहीं है, ठीक है, तब आकर अपराध हो रहे हैं, तब फिर कौन इसको रोकेगा। तो एक पीस के लिए और चीजों के लिए कोई तो होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर कि सभी देश उसकी बात माने, कोई तो ऐसी अथॉरिटी रखता हो। बस इसीलिए हमें विश्व स्तर पर इस तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत है। ठीक है, तो बस सबसे फर्स्ट तो हम ये बात करेंगे कि आखिर यूएन की जो जरूरत है वह हमें क्यों है, वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके पहले मैं आपको यूएन की वेबसाइट दिखाती हूं। ठीक है, यूएन की वेबसाइट दिखाती हूं, मैंने पहले से इसको ओपन कर रखा है। अगर आप गूगल पर देखेंगे, यूएन लिखेंगे, यूएन की वेबसाइट आ जाएगी। और वेबसाइट के यहां पर देखो ये वर्ल्ड का मैप और साइड में जो ऑलिव लीव्स है ये बनी हुई है यूनाइटेड नेशन। आगे क्या लिखा है, पीस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑन अ हेल्दी प्लेनेट, है ना। तो पीस की बात करेगा, डिग्निटी की बात करेगा और इक्वालिटी की बात करेगा। मतलब एक तरह से इसका जो मोटो है, जो उद्देश्य है वो लिखा हुआ है। ठीक है, सो यूएन जो है, अगर आप देखेंगे यूएन के बारे में कि आखिर यूएन जो है मेन काम यूएन का क्या है और ये करेगा क्या। वन प्लेस वेयर द वर्ल्ड्स नेशन कैन गैदर टुगेदर, डिस्कस कॉमन प्रॉब्लम एंड फाइंड शेयर्ड सॉल्यूशन। एट प्रेजेंट हम बात करें कि 1943 में जब ये स्टैब्लिश हुआ था यूएन, उसके बाद से लेके अभी एट प्रेजेंट 193 इसके मेंबर्स हैं। तो इसमें अगर आप करंट अफेयर में देखेंगे बच्चों, तो मान लो कोई नया मेंबर जो है वह आया है या कोई मेंबर इससे चला गया, वहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, क्या आया, क्यों गया, स्पेशली इंडिया के कंसर्न्स को हम देखेंगे। तो बेसिकली मेन इसका जो प्रिंसिपल है वह क्या है कि एक ऐसा स्थान है जहां पर वर्ल्ड के सभी जो नेशंस है वह एक साथ आ रहे हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशन के लिए वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए हमें यूएन की जो जरूरत है वह है। ठीक है, क्लियर है। सो कॉमन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो इसमें आपको याद रखना है कि आखिर कितने मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट, तो 193 जो मेंबर्स हैं वह इसके शामिल है। ठीक है, चलिए हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी चर्चा इस बात की कि आखिर हमें जरूरत जो है वह आखिर क्यों है ना। हमें जरूरत जो है वह आखिर क्यों है इस तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, आखिर ये जो है वह करते क्या हैं। सबसे फर्स्ट देखो, कहा जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे ज्यादा जो चर्चा रहती है वो रहती है यूएन की। यूएन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्था है। ठीक है, यूएन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं ये केवल लिख दूंगी तो समझ जाओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूएन एंड ग्रेट होप ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर पीस एंड पर्पस सिक्योरिटी। तो यूएन की अगर हम बात करेंगे, ये संस्था हमारे लिए क्यों जरूरी है, बिकॉज ऑफ ये ह्यूमैनिटी के लिए ग्रेट होप है, ग्रेट होप ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर पीस एंड प्रोग्रेस, फॉर पीस एंड प्रोग्रेस। तो शांति व विश्व को शांति और प्रगति की दिशा में बढ़ाने के लिए हमें क्या जरूरत है, इस तरह की संस्थाओं की जरूरत है। तो कुछ लोगों का यह कहना है कि यूएन बेसिकली हमें स्वर्ग तो नहीं ले जाता, बट हाँ इस विश्व को नर्क बनने से जरूर बचाता है। सेकंड, इसमें क्या कहा जाता है, सेकंड कहा जाता है यूएन वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट सो सेव इट फ्रॉम हेल, है ना। तो ये क्या कर रहा है, सेव इट फ्रॉम हेल, हमें नर्क से बचा रहा है, स्वर्ग के दर्शन नहीं करा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट इस विश्व को नर्क से बचाने का जो काम है वह यूएन कर रहा है।
तो साथ ही कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है, जिसमें कि ये कहा जाता है कि देखो सीधा हम युद्ध स्तर पर बातचीत, युद्ध स्तर पर एक दूसरे का सर कलम करें, उससे अच्छा है कि हम जो कर ले, उससे अच्छा क्या है कि हम बातों से सिर खाए। सो नेक्स्ट इसमें है कि जो इज बेटर देन वॉर। ठीक है, एंड यूएन का मेन का हमने देखा कि इसका इंपॉर्टेंस और क्या है, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो इनका इंपॉर्टेंस ये है कि कम से कम जो इज बेटर देन वॉर। अच्छी बात है कि देखो जब ऐसा है कि भाई अब तो लड़ने की ठनी है, तो इससे अच्छा क्या है कि भाई लड़ो मत, एक दूसरे के सर कलम करने से अच्छा है कि पहले जो है वह बातचीत ही कर लो। बातचीत से बातें आखिर कितनी बिगड़ेगी, कम से कम विश्व युद्ध तक तो नहीं पहुंचेंगे। जब एक ऐसी ही संस्था पहले हुआ करती थी और उस संस्था के होने के बावजूद भी जब दूसरा विश्व युद्ध हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ये विश्व स्तर पर बेसिकली इस बात का एक नीड हुआ कि एटलीस्ट कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कम से कम इन चीजों को रोके। लेकिन ऐसे लीग ऑफ नेशन करके एक संस्था थी, उसी के सक्सेसर और के रूप में बाद में यूएन आती है, लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं रोक पाई थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लीग ऑफ नेशन नहीं रोक पाई, तब यूएन आती है उसके सक्सेसर या उत्तराधिकार के रूप में। इसके द्वारा कुछ स्ट्रक्चर और चेंज किए गए, कुछ चीजों को और ठीक किया गया कि किस तरीके से हम बहुत इंपॉर्टेंट अपना जो रोल है वह पीस और सिक्योरिटी सेफ्टी में प्ले कर सकते हैं, और कैसे हम एक वर्ल्ड को एटलीस्ट हेवन ना बना सके बट हेल होने से बचा सकते हैं। तो बहुत सारे काम करेगा ये, है ना। सो जो इज बेटर देन वॉर सो इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेल्प विथ मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। एंड नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये हमें हेल्प करेंगे वॉर एंड पीस में। ठीक है, इसके अलावा सदस्य देशों के बीच अगर हम कोऑपरेट करने की बात करें, कॉन्फ्लिक्ट्स को देखें, कोऑपरेशन हो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस के बीच में। कॉन्फ्लिक्ट ऑब्वियस सी बात है कि इतने तरह के नेशन, इतने तरह की आइडियोलॉजीज, गवर्नमेंट है, उनकी अलग अलग पॉलिसी मेकिंग है, सारी चीजें अलग हैं, उनकी अलग अलग विदेश नीतियां हैं। ऐसे में डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वह जरूर होंगे, और इन कॉन्फ्लिक्ट में एक समन्वय के लिए, एक समझौते के लिए, एक बातचीत करने के लिए आपके पास एक लेवल है जहां पे आपकी बात सुनी जाएगी। और अगर आपकी बात सुनी जा रही है, आपके अंदर आक्रोश जो है वह कम हो जाता है। जैसे आपको कोई शिकायत है, आपकी वो शिकायत कोई सुन ले, आपका आक्रोश कम हो गया, और वहीं किसी ने शिकायत आपकी सुनी भी नहीं, आपके अंदर ही अंदर वो गुस्सा, आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब दो देशों के बीच में युद्ध है, या हो सकता है कोई थर्ड पार्टी जो गलत है उस देश को साथ दे रही है, आप कहां कहेंगे। तो एटलीस्ट कुछ ऐसा ग्रुप होगा, कोई ऐसा ग्रुप हो, है ना। तो हमने इंटरनेशनल लेवल पर इसी तरह का एक जो ग्रुप है वही समझ लो यूएन है। सो यूएन क्या कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंसेस का एक पीसफुल सॉल्यूशन हमें दे रहा है, हमें एक पीसफुल जो सॉल्यूशन है वह दे रहा है। सो दैट्स व्हाई वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, पीसफुल सॉल्यूशंस हमें दे रहा है। एंड इसके अलावा दो और ऐसे रीजन है कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर हम इसमें दो इंपॉर्टेंट रीजंस की बात करें, अच्छा ये देखो, कुछ ऐसी समस्याएं हो सकती है जो केवल दो लोगों से ही सुलझ सकती है, आप अकेले उसमें कुछ नहीं कर सकते। तब ऐसे में एक तो हम ये सोचें बेसिकली कि कई ऐसे चैलेंजिंग इश्यूज होते हैं, है ना, जिसमें कोई एक जो है वह बेसिकली उसको डील नहीं कर सकता, कोई एक इसको डील नहीं कर सकता, और इसके लिए हमें जरूरत होती है कि दोनों पक्षों के बीच में जो बातचीत है वह हो जाए। सो देयर आर इश्यूज दैट आर सो चैलेंजिंग, ऐसे कुछ इश्यूज हैं जो कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है ना, ऐसे इश्यूज जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, एंड इन्हें डील किया जा सकता है जब सभी जो है वह साथ में आए। सो इन्हें डील करने के लिए जरूरत है एवरीवन कम्स टुगेदर, या डील टुगेदर, एवरीवन कम्स टुगेदर, वर्क्स टुगेदर ज्यादा सही वर्ड है ना, कि जो बाकी भी सदस्य देश है वो क्या करें, साथ में मिलके काम करें। क्या आपको कोई एग्जांपल इसमें आ रहा है, एवरीवन वर्क्स टुगेदर, है ना। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है
इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि हमें अगर कोविड से निपटना था तो सभी देशों में इस तरह की जो गाइडलाइंस है वह हमें चाहिए थी। कोविड-19 है ना, तो अगर दूसरे देशों के द्वारा अपने यहाँ के लोगों को वैक्सीनेशन नहीं कराया जाता, उनका टीकाकरण नहीं कराया जाता, तब तो ये प्रॉब्लम्स जो है वह चलती रहती। तो इसके लिए क्या जरूरी था कि सभी देश जो है वह एक साथ जो है वह साथ में आए ताकि हम इस तरह की प्रॉब्लम से निपट सके। जैसे कि मान लो दो लोगों के बीच की अगर बात है या फिर एक जो डिसीजन है, ठीक है, जैसे कि हम एक बहुत छोटा सा डिसीजन, छोटा नहीं बहुत बड़ा डिसीजन है ना, कि मान लीजिए शादी विवाह का डिसीजन है, तो उसमें क्या कोई एक व्यक्ति का जो डिसीजन है वह चल जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो चाहे आप लव मैरिज करो चाहे आप अरेंज मैरिज करो, जरूरत क्या होती है कि अगर उसमें चार पक्ष जो है वह साथ में है तो सभी का बेसिकली एक कंसेंट है, जो सहमति है वह बन जाए। तो यहां पर क्या है कि अगर हमने वर्ल्ड लेवल पर डिसीज की बात की तो यहां पर बहुत जरूरी है कि चाहे अगर हम पोलियो के लिए काम करें या फिर हम कोविड के लिए काम करें या फिर हम इस तरह की और जो बीमारियां, अगर हम इनको पूरे विश्व से खत्म करना चाहते, देखो अब पूरे विश्व से खत्म करना क्यों जरूरी है, क्योंकि लोगों देशों के बीच में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, केवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ी हो रहा है, लोग भी तो आ रहे हैं जा रहे हैं। और ऐसे में अगर लोग आ रहे हैं जाए तो डेफिनेटली एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में आएगा। अगर पहला मामला कोविड-19 का चाइना में देखा गया था तो चाइना से बाकी जगह पर कैसे स्प्रेड हो गया? एक तो बड़ी बड़ी देर में बताया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, काफी देर में बताया, जबकि पता पहले चल चुका था कि ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हो रहा है। रुक के बताया, तब तक स्प्रेड ठीक ठाक हो चुका था सभी देशों में। तो अगर देखो सभी देश इस चीज की कोशिश करें कि भाई वैक्सीनेशन प्रॉपर करा दिया, किसी तरह का कोई ऐसी डिसीज नहीं है, वायरल डिसीज नहीं है, तब हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर। तो अब एक के वश की बात कहां रही? तो एक से ज्यादा जब पक्षकार होते हैं तो हमें सभी का कंसेंट चाहिए, सभी का कंसेंट चाहिए। सो इसका मतलब क्या है कि सम इश्यूज वेरी चैलेंजिंग एंड दैट्स व्हाई कि हमें क्या है, साथ में जो काम है वह करना होता है। सो दे कैन ओनली बी डील्ड विद एवरीवन वर्क्स टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल डिसीजेस, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो एक देश के वश की बात है कि नहीं, हम अपने एसी पंखे कूलर सब चीजें बंद करके अंधेरे में बैठ जाते हैं, तो क्या इससे कम हो जाएगा? सभी पूरे विश्व को प्रयास करना पड़ेगा। पूरा विश्व कैसे प्रयास करेगा? कोई तो ऐसा मीटअप करने की जगह हो, कोई तो ऐसा ग्रुप हो, तभी तो इस तरह के प्रयास होंगे। कि अगर मान लो अभी COP15 की बात करें, पेरिस एग्रीमेंट की बात करें या फिर हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, तो इस तरह की जो भी चीजें हैं, इस तरह की जो भी डिसीजन या अग्रीमेंट्स हो रहे हैं वो विभिन्न सदस्य देशों मेंबर्स के बीच में हो रहे हैं, तो सब कोशिश करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग ऐसा इशू नहीं हो सकता कि कोई एक देश इसको लेके अवेयर है, पॉलिसी मेकिंग कर ले और वो इसको कंट्रोल कर ले। ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट हैं और जो इसके रीजन है, ये बेसिकली हम देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो यहां पर क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट, तो इसके लिए भी क्या जरूरी है कि इससे निपटने के लिए क्या जरूरी है कि हम सभी जो हैं वे साथ में मिलकर काम करें। एंड इसके अलावा अगर हमें ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन है ये कम करना है, इसके एमिशंस को कम करना है, तब डेफिनेटली ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा देखो एक और बात कही जाती है, कहते हैं अच्छी बातें करना तो बड़ा आसान है बट इसका इंप्लीमेंट करना तो बड़ा मुश्किल है। कितनी आसानी से यहाँ पे हमने ये कह दिया कि देखो ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है, सब साथ में मिलकर काम कर लेंगे, हो जाएगा, बट ऐसा हमेशा होता नहीं है। कभी कभी हम क्या है, हम समझ रहे होते हैं उस नीड को, जैसे कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है तो यूपीएससी जो चाहता है, हमें यूपीएससी के अकॉर्डिंगली एस्पिरेंट बनना है। और यूपीएससी किस तरह के एस्पिरेंट चाहते हैं? जो अवेयर हो, जो अपने चारों तरफ की चीजों को लेकर अवेयर हो, जो हार्ड वर्किंग हो, जिनके अंदर एम्पैथी हो, जिनके अंदर सिंपैथी हो, सोशल वर्क करने का वो उनके मन में एक जज्बा हो, ना कि केवल आपको बस जॉब का एक वो देखना है कि नहीं हम केवल इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इसका ग्लैमर, सिविल सर्विसेज का ग्लैमर। तो यहां पर क्या है कि आपके अंदर बिकॉज ऑफ कहा भी जाता है कि यूपीएससी इज नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स काइंड ऑफ सोशल सर्विस। और अगर आपके मन में सोशल सर्विस का भाव है देन डेफिनेटली आप यूपीएससी करें। एक मोटिवेशन भी रहता है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है ना, तो आपको पढ़ने का भी मोटिवेशन रहेगा। बट वो मोटिवेशन होना और फिर आप पढ़ भी नहीं रहे हैं, तो क्या आपके केवल सोचने मात्र से वो काम हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए क्या आपको एक्ट करना होगा, एक्ट करना होगा। तो एक तरफ आपको यूपीएससी करना है, दूसरी तरफ आपको पढ़ना नहीं है। वही बात यूएन में भी, यूएन के संदर्भ में या इस तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में भी कही जाती है कि अनफॉर्चुनेटली रिकॉग्नाइज द नीड फॉर कॉपरेशन
ये कॉपरेशन की जो नीड है उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहा है कि यार अगर हमें वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन से खुद को बचाना है, पूरे विश्व को बचाना है, कहा जाता है अगर अब वर्ल्ड वॉर होगा ना तो केवल पत्थर बचेंगे, इतने सभी न्यूक्लियर जो है वे पावरफुल हो गए सारे कंट्रीज। तो यहां पर क्या है कि अनफॉर्चुनेटली रिकॉग्नाइज द नीड फॉर कॉपरेशन एंड एक्चुअली कॉपरेटिंग आर टू डिफरेंट थिंग। नीड फॉर कॉपरेशन समझना दैट इज डिफरेंट एंड एक्चुअली कॉपरेट करना दैट इज डिफरेंट। पॉलिसी मेकिंग इज डिफरेंट थिंग, उसकी जो नीड आप समझ रहे हो वो डिफरेंट है, बट जो आप एक्ट कर रहे हो वो बहुत डिफरेंट है। कि करना यूपीएससी की तैयारी है, पढ़ेंगे केवल 2 घंटे, तो 11th-12th का बच्चा आपसे ज्यादा पढ़ रहा है। फिर तो 11th-12th का बच्चा 4-5 घंटे 6 घंटे पढ़ रहा है क्लास स्कूल के अलावा। खुद से सेल्फ स्टडी की बात करें, बिना सेल्फ स्टडी की क्या है, खुद सोचो। आज यूपीएससी का बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहता, 11th-12th का बच्चा सेल्फ स्टडी करता। आप खुद सेल्फ स्टडी से निकले होंगे, टीचर ने पढ़ा दिया, घर आ रहे हो, याद कर रहे हो, उसको फिर से लिख रहे हो। जाने वो एक क्वेश्चन आपने कितनी बार लिखा था, 20 नंबर के लिए जाने कितना प्रयास किया था कि नहीं आज तो 20 में से 20 लेके आएगा, जैसे बस अब राष्ट्रपति भारत रत्न आपको ही दे देंगे। वहां पर आपकी कोशिश का क्या लेवल था और आज आपकी कोशिश का क्या लेवल है? क्या आपको लग रहा है कि बस हम 1 घंटे 2 घंटे की क्लास देख ली, साल भर हमें यही प्रक्रिया दोहरानी है, सेलेक्ट हो जाएंगे यूपीएससी? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो यहां पर देखो, सो नेक्स्ट हमें जानना है कि चलो रीजन तो ठीक है देख लिया, एंड रीजन की बात हम देखेंगे। अनफॉर्चुनेटली, लिख लो इस बात को, unfortunately we recognize the need, recognizing the need for cooperation, the need for cooperation and actually cooperating and actually cooperating are two different thing, डेफिनेटली दोनों बातें अलग अलग है अलग या फिर नहीं है? बिल्कुल है ना। सो रिकॉग्नाइज द नीड ठीक है, बट कैन नॉट ऑलवेज agreed the same policy, same agreements, है ना। तो इस तरह से क्या है कि आप नीड समझ रहे हैं, जैसे कि हम देखेंगे कि अभी क्या नीड है कि भाई क्लाइमेट चेंज, इसको कंट्रोल करना है, ठीक है। सब इसकी नीड को समझ रहे हैं, आपने बहुत अग्रीमेंट्स भी किए, बट इसके अकॉर्डिंगली आप जो एक्ट है वह नहीं कर पा रहे हैं। सो आप नीड को समझ रहे हैं, है ना, आप नीड को समझ रहे हैं, बट सच में जब कॉपरेट की जरूरत है, आप उसका जो कॉपरेशन है वह नहीं कर पा रहे हैं। तो यही हाल होता है, चाहे हमारे निजी जिंदगी की बात करें, हम संस्थाओं की बात करें, है ना। ये तो हमारे अपनी पर्सनल, हमारे व्यक्तित्व से भी मेल खाती है ये वाली लाइन, कि जैसे कि आप एक मूवी का डायलॉग सुने, मुझे मूवी का नेम याद नहीं आ रहा, उसमें ये कहा जाता है कि मैं जो व्यक्ति होना चाहता हूं और मैं जो व्यक्ति हूं, ये दोनों कभी एक नहीं हो पाए। मतलब कहीं ना कहीं हम सभी सोचते कि अरे हम बहुत फिट रहेंगे, फिजिकली मेंटली फिट रहेंगे, इसके अलावा हम अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस बनाएंगे, लाइफ अच्छे से काटे, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। मुझे हमेशा 18 घंटे पढ़ाई करना है, बट हमेशा मन महसूस कर रहे हैं कि नहीं केवल 8 घंटे 10 घंटे हो जा रहे हैं, आप चाह कुछ और रहे होते हैं। तो ये एक तो ये होता है कि भाई आपने जो है इतना अनएक्सपेक्टेड सा सोच रखा था, आपने खुद को इतना ज़्यादा ओवर करके कि नहीं मैं इतना कर लूँगा, 18 घंटे पढ़ लूँगा, मैं तो 6 मंथ में यूपीएससी निकाल लूँगा, आपने अपने लिए तय कुछ और किया गया था, हो कुछ और गया। तो यहाँ पर क्या है कि हम जो चाह रहे हैं और जो हम होते हैं, असल में ये दोनों इंसान कभी एक नहीं होते। सभी के साथ लगभग ऐसा कुछ था, कमेंट करके बताना है कि हाँ मैं ये होना चाहता हूँ बट मैं हूँ नहीं वो। तो यहाँ पर बस वही बात है कि अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे तब भी क्या है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वह कुछ इसी तरीके से जो वर्क है वह कर रही हैं। सो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का नीड क्यों है, अब आओ जरा इसको पढ़ते हैं। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प कंट्री टू कोऑपरेट to create better living conditions all over the world and provide common platform to discuss, ठीक है। अच्छा याद रखना कि यहाँ पे ये जो भी इश्यूज हैं सभी एक साथ आकर डिस्कस कर पाते हैं,
है ना, एक पीसफुल सॉल्यूशंस इसके लिए निकाल पाते हैं, इसके लिए एक पूरा जो मैकेनिज्म है, जो रूल्स है, सारी चीजें हैं वह डेवलप कर पाते हैं। और इसी देखो आप नीड समझ गए कि वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। अब हम बात करेंगे कि जो ये यूएन का लोगो है, हम चलते हैं थोड़ा सा अब यूएन की तरफ कि आखिर जो यूएन है वो कैसे अस्तित्व में आया, है ना। यूएन जो है वह कैसे अस्तित्व में आया, थोड़ा सा हम यूएन को समझेंगे। यूनाइटेड नेशन, यूएन, यूनाइटेड नेशन, यूएन, संयुक्त राष्ट्र। और बेसिकली पहले हम इसके इवोल्यूशन की बात करते हैं, इवोल्यूशन, कि आखिर इसका जो विकास है वह कैसे हुआ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र, सभी राष्ट्र यहां संयुक्त है, वह संयुक्त राष्ट्र हो गया। ठीक है, चलो सो देखो पहले अगर हम यूएन की बात करें तो शुरुआत से जो यूएन है वह काम नहीं कर रहा था। तो यूएन की जगह कौन था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखो ये जो हमें एक स्टार्टिंग हमें पता चलती है, और ये इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, इसकी स्टार्टिंग है, इसकी शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इसने इनकरेज किया कि ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए, हमें एक आवश्यकता महसूस हुई, इनकरेज किया कि इस तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हों, इस तरह के क्या हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो जो विभिन्न देशों के बीच में एक कॉपरेशन कर दे, उनकी जो सॉल्यूशंस हैं वह पीसफुल तरीके से निकाल लें, एटलीस्ट हम युद्ध से बच जाएं। और अगर हम युद्ध से नहीं भी बच पाए तो एटलीस्ट हम उसके प्रभाव को लिमिट कर दें, सीमित कर दें, कि ऐसा ना हो वो युद्ध इतना बढ़ जाए कि फिर से विश्व युद्ध हो जाए। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि यूनाइटेड नेशन जो है वह भी इसी तर्ज पर काम करने के लिए बना, लेकिन यूएन जो है ऐसा नहीं था कि ये फ्रेश तरीके से बना, बल्कि इसकी मदर, अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करें, मातृ संस्था की बात करें, वो दूसरी संस्था थी। तो देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो एक आवश्यकता है वह महसूस होती है ना। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूरा विश्व इसको समझा कि इनकरेज किया कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होने चाहिए टू डील विथ कन्फ्लिक्ट, टू डील विथ कन्फ्लिक्ट, है ना, विवादों के निपटारे के लिए। विवाद जो है वो सुलझ जाए तो इन विवाद के निपटारे के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो आवश्यकता है वह होती है। ये पहली बार महसूस हुआ आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इसके बाद हमने किया भी क्या, एक संस्था का गठन हुआ, दैट इज लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन, हमने इस इंस्टीट्यूशन को बनाया, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन बहुत प्रभावी तरीके से काम नहीं कर रहा था। लीग ऑफ नेशन था और इसके बावजूद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। लीग ऑफ नेशन मतलब पहले ये था कि भाई कॉन्फ्लिक्ट से डील करने के लिए कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशन बनाया भी, लेकिन लीग ऑफ नेशन बनाने के बाद भी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया, जो कि 1939 से लेके 1945 तक चला। ये इस वर्ल्ड वॉर को रोक पाने में सक्षम रहा। ठीक है, अब देखो इसलिए क्या किया कि अब हमने लीग ऑफ नेशन की जगह हमने क्या किया, 1945 में जो लीग ऑफ नेशन था, इस लीग ऑफ नेशन की जगह हम इसके सक्सेसर के रूप में, हम इसके उत्तराधिकार के रूप में, इसके सक्सेसर या उत्तराधिकार के रूप में हम यूएन को लेकर आए, यूनाइटेड नेशन, है ना, यूनाइटेड नेशन, एंड इट वुड एक्ट टू स्टॉप द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन स्टेट। ये किस तरीके का काम करेगा, तो यूएन को हम इसलिए लेकर आए ताकि ये क्या करेगा, इट would act to stop the conflicts between states, और इसके आगे भी देखो कि अगर मान लो ये कॉन्फ्लिक्ट को रोक ना पाए, है ना, ये स्टेट्स के बीच में
देशों के बीच में, मेंबर्स के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट्स को नहीं भी रोक पाएगा तब भी क्या करेगा, एटलीस्ट उसके जो इफेक्ट हैं या जो युद्ध हो रहा है उसके प्रभाव को सीमित करने की कोशिश करेगा। इसके लिए हमने क्या किया कि हम लीग ऑफ नेशन की जगह, है ना, हम लीग ऑफ नेशन के स्थान पर हम यूएन लेकर आए। क्लियर है, याद हो गया इतना। अब आगे देखो, इसके आगे हम चलते हैं। अगर देखो बेसिकली इसका मेन काम ये भी है कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना। यूएन का एक काम ये भी है कि सोशल, यूएन का काम क्या है, एक तो हमने देखा कि यहाँ पे ये किसकी सक्सेसर है, एंड इसके बाद इसका हम अगर वर्क देखें तो डेफिनेटली पीस एंड सिक्योरिटी है, पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना, एंड इसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल जो वेलफेयर है ये करना भी इसका एक मेन मोटो जो है वह डिसाइड किया गया। डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्लियर है इतना। साथ ही अगर हम देखेंगे तो 2011 तक कितने इसमें कंट्रीज हैं, मेंबर्स हैं, 193 मेंबर्स, 193 मेंबर्स। यूपीएससी यहां से भी क्वेश्चन जो है वह पूछ लेता है, ठीक है। 193 मेंबर्स जो हैं वह इसके कंट्रीज हैं। 2011 तक की हम बात कर रहे हैं। अब देखो, अब मैं आपको दिखाती हूँ यूएन की ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको दिखाई, ठीक है। तो देखो ये है यूएन, आप टाइप कीजिएगा यूएन की वेबसाइट आपको दिख जाएगी। सबसे पहले क्या लिखा है, पीस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑन हेल्दी प्लेनेट, ठीक है, ये यहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो मेन काम है वह क्या होगा कि जो पीस है बेसिकली इस पीस को लेकर आना, है ना, जो पीस है पीस को लेकर आना, ये इसका मेन काम होगा, ठीक है, यूएन का। आगे देखो कि नेक्स्ट है इसमें, अगर हम इसमें ये देखें बच्चों कि इसके मेंबर स्टेट जो हैं वह आखिर कौन कौन से हैं, है ना, हम यहां पर इसके मेंबर स्टेट की बात करेंगे। एंड इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि बेसिकली मेन बॉडीज जो है वह इसकी कौन कौन सी है, यूएन की मेन बॉडीज पे चलते हैं, इसका आखिर स्ट्रक्चर जो है वह कैसा है, ठीक है। मेन बॉडीज की बात करें, चलो तो मेन हम ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखते हैं। तो देखो जैसे कि यूएन की अगर ये यहाँ पर एक मीटिंग हो रही है तो ये एक जनरल असेंबली जो यहाँ का हॉल है, जनरल असेंबली हॉल, ये 2016 का पिक है कि हर एक तरह से एक एनिवर्सरी पर कुछ ना, मतलब हर एक साल इस तरह की जो मीटिंग्स है वह होती रहती है। और बेसिकली ये जो मीटिंग है जब हमने एजेंडा अपनाया था 2030 तक का सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, ये उस वक्त का मीटिंग हॉल है, ठीक है, ये उसका पिक है। तो ये मेन बॉडी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट तो देखो मेन बॉडी में हम देखेंगे कि यूएन में एक होता है जनरल असेंबली जिसको कि आम सभा कहा जाता है, जैसे कि हर वर्ष मीटिंग हो रही है, इंपॉर्टेंट मुद्दे पे मीटिंग हो रही है, जो सब मेंबर्स हैं वो उसका हिस्सा हो रहे हैं। सो मेन बॉडीज ऑफ यूएन आर जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ये दूसरा बॉडी है सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटेरिएट, है ना, यूएन सेक्रेटेरिएट्स, एंड ऑल वर एस्टैब्लिश्ड अंडर द यूएन चार्टर व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 1945। सो जनरल असेंबली का मेन वर्क क्या होगा? जनरल असेंबली क्या है कि बेसिकली मेन एक डेलिब्रेटिव, एक पॉलिसी मेकिंग संस्था है। जनरल असेंबली क्या है? एक पॉलिसी मेकिंग करने का जो काम है यूएन में, साथ साथ हम यहां पे भी देखते जाते हैं। यूनाइटेड नेशन, ठीक है, और यहां पर फर्स्ट हम किसे पढ़ रहे हैं? फर्स्ट हम देख रहे हैं जनरल असेंबली। एंड जनरल असेंबली का मेन वर्क क्या हो गया? जनरल असेंबली का मेन काम है पॉलिसी मेकिंग करना। ठीक है, ये क्या हो गया? एक पॉलिसी मेकिंग संस्था हो गई। इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है यूएन का,
193 जो इसमें मेंबर्स हैं, जो स्टेट है, वो इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। यूएन आर रिप्रेजेंटेड इन जनरल असेंबली। ये याद रखना कि ये बेसिकली यूएन की एक ऐसी बॉडी है जिसमें कि जो भी यूएन के मेंबर्स हैं उन सभी के जो लोग हैं इसकी बैठकों में हिस्सा लेंगे। ठीक है, क्लियर है। और बेसिकली हर साल की हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक जो मेंबरशिप्स का जो मीट है वह होता है जनरल असेंबली में, सारे जो मुद्दे हैं उसको डिस्कस किया जाता है। और ये क्या करेगा, पीस एंड सिक्योरिटी को लेकर, चाहे बजटरी मैटर्स हो, इन सभी को लेकर बेसिकली जो काम है वह करता है जनरल असेंबली में। हर साल की अगर हम बात करेंगे तो जो प्रेसिडेंट है जनरल असेंबली का, वो 1 साल के टर्म ऑफिस पर अपना जो काम है बेसिकली वह कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट अगर हम डिसीजंस की बात करें, पीस एंड सिक्योरिटी की बात करें, तो वो सारे काम करने के लिए कौन है, जनरल असेंबली। ये आम सभा हो गई, ये पहला ऑर्गन हो गया। ठीक है, अब सेकंड हम बात करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, फिर इसके थोड़े से डेप्थ में चलेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल, तो सिक्योरिटी काउंसिल का आखिर मेन काम जो है वह क्या होगा। सेकंड है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, ये दूसरा यूएन का बॉडी हो गया। एंड सिक्योरिटी काउंसिल का मेन काम क्या होगा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इसको मेंटेन करना, और अगर किसी तरह का कोई इशू है उसको रिजॉल्व करना, है ना। तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या करेगा, बेसिकली हम देखेंगे कि इसमें अगर हम देखेंगे कि इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो इसमें 15 टोटल मेंबर्स होंगे। 15 मेंबर्स होंगे। जैसे कि जनरल असेंबली में तो हमने देखा था कि जो 193 मेंबर्स हैं ये सभी इसके मीटअप में आएंगे, है ना, ये सभी इसका हिस्सा होंगे। लेकिन जब हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करेंगे तो इसमें कितने मेंबर्स होंगे, इसमें कितने देश मेंबर्स होंगे, तो इसमें 15 मेंबर्स होंगे। आप देखो ये जो 15 मेंबर्स है ये कैसे होंगे, तो एक जो प्रकार है वह है परमानेंट स्थायी सदस्य होंगे, परमानेंट स्थायी सदस्य होंगे। और ये स्थायी सदस्य जानते हो कितने होंगे, 5। और 10 जो है वह नॉन परमानेंट मेंबर होंगे जो कुछ समय के लिए होंगे और बार बार चेंज करते रहते हैं। भारत कई बार इसमें बना। तो हम देखेंगे कि सब जब हम रिफॉर्म की बात करेंगे ना, तब हम देखेंगे कि इसमें जो परमानेंट मेंबर्स हैं बेसिकली वो जो कंट्रीज हैं, जिस वक्त यूएन का गठन होता है, यूएन स्टैब्लिश होता है, उस वक्त जो कंट्रीज ऐसे थे जिनके पास न्यूक्लियर पावर था, उन सभी को सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ परमानेंट सीट जो है वह दी गई। और बाद में इसमें किसी तरह का रिफॉर्म नहीं किया। उसके बाद तो कई सदस्य, कई ऐसे देश जिस जो न्यूक्लियर पावर हो गए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें इसमें सीट नहीं दी गई। तो जब हम यूएन और रिफॉर्म की बात करेंगे, सबसे बड़ा इशू यही होगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। तो एक क्या है सिक्योरिटी काउंसिल, तो बेसिकली ये क्या करेगा, इसमें 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ईच मेंबर हैज 1 वोट एंड अंडर द चार्टर ऑल मेंबर स्टेट आर ऑब्लिगेटेड टू कंप्ली विद काउंसिल डिसीजन। ठीक है, तो यहां पर ये मेन जो काम कर रहा है कि जो थ्रेट है, जो पीस एक्ट ऑफ एग्रेशन है, इन सभी चीजों के लिए जो वर्क है वो बेसिकली कर रहा है। जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व कराने का जो काम है वह कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखो। अब थर्ड है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। थर्ड इसमें कौन सी संस्था है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद। अब देखो इसका मेन काम क्या होगा, इकोनॉमिक एंड सोशल है तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट का काम करेगी, पॉलिसी को रिव्यू करने का काम करेगी, पॉलिसी के डायलॉग्स का काम करेगी, रिकमेंडेशंस ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरमेंटल इश्यूज का काम करेगी, है ना। तो इन सभी चीजों को लेकर, अब जैसे कि मान लो कि वर्ल्ड लेवल पर अगर हम इनइक्वालिटी की बात करेंगे, इनइक्वालिटी को मेजर करना, कैसे वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। जो सदस्य देशों में ऐसे देश हैं जो कि काफी पीछे है, जैसे कि अभी मान लो यूक्रेन में जो भी लोग इतने ज्यादा प्रभावित से युद्ध को, तो चाहे हम उनके खाने की बात करें, उनकी सेफ्टी की बात करें, उनके लिए टेंट की बात करें, मेडिसिन की बात करें, तो यूएन काफी सारे काम कर रहा है। आप एक बार देखिएगा तो यूएन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि चलो वर्ल्ड लेवल पर जो चीजें हैं वह ठीक रहे। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बेसिकली ये क्या कर रहा है कि ये बेसिकली एक इंप्लीमेंटेशन का भी काम करेगा, इंटरनेशनल अग्रीड डेवलपमेंट गोल्स, है ना। तो जो भी बेसिकली हमने ऐसे गोल्स बना लिए हैं, यूएन ने ऐसे गोल्स बना लिए हैं, उन सभी को डेवलपमेंट गोल्स को जो है वह इंप्लीमेंट कराने का जो काम है वह कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसके अलावा देखो,
अब होगा एक ट्रस्टीशिप काउंसिल, है ना, ट्रस्टीशिप काउंसिल। जैसे कि ट्रस्टीशिप काउंसिल है। अब देखो ट्रस्टीशिप काउंसिल की अगर हम बात करेंगे तो इसका मेन काम क्या होगा, तो सबसे पहले तो देखो कि ये बेसिकली जो बॉडी है ना, ये काम क्या करेगी, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है ये बेसिकली क्या है, इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, ठीक है, एक प्रशासनिक कार्यालय की तरह जो ट्रस्टीशिप जो काउंसिल है वह काम करेगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है, ये स्टैब्लिश 1945 में ही किया गया था, है ना, इंटरनेशनल सुपरविजन का ये काम करेगा। नेक्स्ट देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल कोर्ट की बात की जा रही है, इसका मतलब क्या है कि ये जस्टिस का ही तो काम करेगा, कि जो मेंबर्स हैं, जो यूएन के मेंबर्स हैं, उन सभी के बीच में अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसके सॉर्ट आउट के लिए जो काम कर रहा है वह इंटरनेशनल कोर्ट काम कर रहा है। आप देखेंगे कई इस तरह के इश्यूज होते हैं जो कि इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंच जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर मेंबर के। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो हो सकता है अगर जैसे कि कश्मीर इशू है मान लीजिए, तो कश्मीरी इशू जो है वह यूएन में पहुंचा था, है ना। जैसे कि अगर हम देखेंगे इंडस वाटर ट्रीटी अगर हुई थी, वर्ल्ड बैंक की सहायता से हुई थी, जो कि यूएन का हम देखेंगे आगे पार्ट है। तो यहाँ पर क्या है कि यूएन की ये संस्थाएं हैं जिसके साथ मिलकर, जिनसे मिलकर वह बना हुआ है, जिससे साथ मिलकर वह काम करेगा। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की आप बात करेंगे तो ये जुडिशियल ऑर्गन होगा। क्या है ये बेसिकली जुडिशियल ऑर्गन के रूप में काम करेगा, जुडिशियल ऑर्गन के रूप में काम करेगा, है ना। और इसके हम ये भी अगर हम देखेंगे तो ये बेसिकली कहाँ पे लोकेट, ये न्यूयॉर्क में लोकेटेड नहीं है और इसका मेन यही काम होगा। कोर्ट रोल का क्या होता है, कोर्ट का यही रोल होता है कि जो भी डिस्प्यूट्स हो उनको सेटल डाउन करना, उनको सेटल करना, है ना। इंटरनेशनल अगर कोई लॉ बना है उसके इम्प्लीमेंट को अगर किसी ने ब्रीच किया है तो उसको लेकर जो चीज़ें हैं देखना, ठीक है। तो ये सारे जो काम है वह इसके होंगे। इसके अलावा होगा एक सेक्रेटेरिएट होगा और इस जो सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है, इसका मेन काम क्या होगा, सेक्रेटेरिएट या सचिवालय का काम वही होगा कि जैसे कि डे टू डे के जो काम हैं, दिन प्रतिदिन के जो काम है, डे टू डे के जो वर्क होते हैं, इन वर्क्स को करना, है ना। तो एक तरह से एग्जीक्यूशन का जो काम है वह सेक्रेटेरिएट कर रहा है। और सेक्रेटेरिएट का एक जो प्रमुख है वह होगा जिसे कि हम सेक्रेटरी जनरल के रूप में जानेंगे, ठीक है। याद रखना कि यहाँ पर ये जो काम है सारा वह ये करेंगे। तो सेक्रेटेरिएट की बात करेंगे, ये क्या कर रहा है, इंटरनेशनल अगर हम यूएन स्टाफ की बात करें जो कि डे टू डे वर्क कर रहे हैं, जनरल असेंबलीज और बाकी सब जो भी और बॉडीज है, उन्होंने जो भी वर्क, जो भी अपने जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस है, सारी चीज़ों की अगर हम बात करेंगे, पॉलिसी इंप्लीमेंट की बात करेंगे, कहाँ पे पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रहा है, कहाँ पे पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो उन सभी चीज़ों को लेकर जो सेक्रेटेरिएट है बेसिकली ये काम करेंगे, है ना। तो ये कुछ क्या है, इसकी कुछ संस्थाएं हैं। तो ये क्या थी, ये मेन बॉडीज थी। तो मेन बॉडीज में क्या क्या आएगा, एक बार फिर से देख लो कि जब हम यूएन की मेन बॉडीज की का बात करेंगे तो इसमें कौन कौन आ गया, सारी संस्थाएं आ गई यहाँ पे। जैसे कि हम फर्स्ट पे देखें तो यहाँ पे देखो सिक्योरिटी काउंसिल लिखा हुआ है, सिक्योरिटी काउंसिल, है ना। एंड जनरल असेंबली एंड सेक्रेटेरिएट एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये सभी क्या है कि यूएन के सिस्टम में प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो हैं ये मिलके सब काम करते हैं ताकि इंटरनेशनल रूप से हम कोऑर्डिनेशन जो है उसको बना के रख सकें, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको जो दिखा रही हूँ, या फिर जिसके प्रश्न आ गया कि ऐसा क्या है कि जो कि यूएन का कंपोनेंट नहीं है, तो आपको याद रखना है कि ये 6 तो यूएन के कंपोनेंट है। तो जनरल असेंबली में कितने सदस्य होंगे, क्या सारे जितनी भी मेंबर्स हैं, क्या जनरल असेंबलीज में सभी की बैठक होगी, डेफिनेटली। अगर 193 है तो 193 मेंबर्स इसमें होंगे, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल की बात करेंगे तो इसमें कितने सदस्य, इसमें 15 मेंबर्स होंगे। मेन जब हम रिफॉर्म की बात करेंगे कि इसी सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट सीट देनी चाहिए, क्योंकि जिस बिहाफ पे आपने
1945 में परमानेंट सीट फिक्स की थी, परमानेंट मेंबर्स 5 मेंबर्स बनाए हुए थे क्योंकि दैट टाइम वो स्ट्रांग थे। बट आज इतने समय के बाद, आज 75 वर्षों के बाद क्या ज़रूरत नहीं है कि अब फिर से उस स्ट्रक्चर को चेंज किया जाए, है ना? तो क्यों आखिर भारत यूएन की परमानेंट सीट को लेकर भारत के सदस्य बार बार ये जो वीटो है वह लगा देते हैं? जो भी परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर होती है, अगर एक ने भी वीटो लगा दिया तो ये चीज़ें जो है वह आगे गो हेड नहीं ले सकते। और ऐसे में क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, हम इन्हीं सब चीज़ों की जो बात है वह करेंगे। क्लियर? चलिए अब कुछ और संस्थाओं की हम बात करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, है ना? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इस सब की बात करेंगे पहले। तो जैसे कि आईएमएफ की बात करेंगे, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब चूंकि मॉनेटरी को लेकर है तो डेफिनेटली इसके जो टर्म्स हैं, जिसकी जो चीज़ें होंगी, जो भी पॉलिसी मेकिंग होगी, वो सारी किससे रिलेटेड होंगी? मॉनेटरी से रिलेटेड होंगी। और मॉनेटरी किस चीज़ से? कि जो भी इसके मेंबर्स हैं या फिर क्या ये इस तरह से मॉनेटरी सर्विसेज या मॉनेटरी हेल्प उनको दे सकता है जो इसके मेंबर्स नहीं है। यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, दैट ओवरसीज दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड regulations that act at the international level। तो एक विश्व के, मतलब जो विश्व स्तर पर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह काम करता है कि जो भी इसके मेंबर्स हैं उन सभी को ये हेल्प देगा। और अगर हम देखें 2016 में इसके कितने मेंबर्स हैं? 189 मेंबर्स, है ना? एक बार इन सभी का करंट अफेयर आप देख लीजिएगा कि एट प्रेजेंट जो है इन सभी जो भी ये बॉडीज़ हैं इनके प्रेजेंट मेंबर्स कितने हैं। यूपीएससी क्योंकि यहाँ से समटाइम्स जो क्वेश्चन है वह पूछ लेता है, ठीक है? क्लियर? चलिए, तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया। तो यहाँ पे देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा? जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक काम होता है कि ये रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटीज, है ना, ये किससे रिलेटेड है? यहाँ से प्रश्न आया गया था, रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या रैपिड क्रेडिट फैसिलिटीज़, ये जो टर्म चर्चा में रहे वह किससे रिलेटेड है? तो ये इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है इससे रिलेटेड टर्म्स है ना? तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। ये 2022 का क्वेश्चन है, अगर हम देखें 2022 का क्वेश्चन है। इसके अलावा देखो, जैसे कि प्रश्न आया 2020 में ही गोल्ड ट्रेंच का, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी क्या रिपोर्ट्स है, उनके क्या टर्म्स है, सीधा क्वेश्चन वहाँ से आ गया। सो गोल्ड ट्रेंच या रिजर्व ट्रेंच की बात करेंगे, ये 2020 में था। ये किससे रिलेटेड है? तो ये एक क्रेडिट सिस्टम है जो कि ग्रांटेड बाय आईएमएफ टू इट्स मेंबर्स, है ना, जो इसके सदस्य देश है उनके लिए। ऐसे ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात करेंगे, ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रिपेयर करी जाती है? तो ये भी क्या होगा इसका आंसर? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना? क्लियर? चलिए अब एक और संस्था की बात करेंगे, दैट इज वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की हम बात करेंगे, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वह हुआ था, और ये हुआ था 1944 में, 1944 में, ठीक है, 1944 में। और बेसिकली इसकी जो एक्टिविटी है, याद रखना, ये थी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। अगर इस तरह से यूपीएससी समटाइम्स क्वेश्चन दे देता है कि वर्ल्ड बैंक जो है वह हेल्प करेगा केवल और केवल डेवलप्ड कंट्रीज को, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये किसको हेल्प कर रहा है? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो वर्क है वह कर रहा है। ये वर्क करेगा फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, इसलिए कई ह्यूमन डेवलपमेंट का हम बात करें, चाहे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हो, इस तरह के इंडेक्स भी ये निकालता है वर्ल्ड बैंक। तो ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इरिगेशन, रूरल सर्विसेज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, ये पॉल्यूशन, एजुकेशन, ये सारे जो काम है वो इससे रिलेटेड कर रहा है। इट प्रोवाइड लोन एंड ग्रांट, बेसिकली ये क्या करेगा? ये लोन एंड जो अनुदान है वो देने का काम करेगा कि डेवलपिंग कंट्रीज को, बेसिकली जैसे कि इंडिया पे भी आप देखिएगा, एक बार सर्च कीजिएगा कि इंडिया पे आईएमएफ का कितना या फिर वर्ल्ड बैंक जो है उससे कितना लोन या ग्रांट है। जैसे कि आप कई करंट अफेयर में इस तरह की प्रोजेक्ट्स को पढ़ते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वह वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्टेड है, वो आईएमएफ के द्वारा सपोर्टेड है ना? तो वो क्या है? एक फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वह रहता है, एक फाइनेंशियल, चाहे हम लोन के टर्म में बात करें या एक ग्रांट के टर्म में बात करें, तो ये जो है वह रहता है। तो चाहे रोड इंफ्रा हो, अर्बन रीजन
जनरेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, गवर्नेंस की बात हो, एंटी करप्शन किसी तरह का मॉडल डेवलप करना हो, तो वर्ल्ड बैंक जो है ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, लोन एंड ग्रांट टू इट्स मेंबर कंट्रीज। और याद रखना कि ये दो तरीके से जो लोन है वह देता है बेसिकली, एक तो आपको शॉर्ट टर्म देगा, लॉन्ग टर्म देगा। लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो लगभग ये 30 से 50 ईयर्स के भी लोन देता है, शॉर्ट टर्म के भी लोन देता है। तो कई तरीके के जो काम है वर्ल्ड बैंक करता है। और इसके अलावा हम इसकी मेजर रिपोर्ट्स की बात करें तो मेजर रिपोर्ट्स में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी ये बंद हो गई है कुछ समय के लिए, है ना। अभी इसको क्या कर दिया, करंटली अगर हम देखें तो अभी ये प्रकाशित नहीं की जा रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसको अभी स्टॉप कर रखा है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात करेंगे तो ये वर्ल्ड बैंक निकाला। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करेंगे ये निकालेगा। तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक ग्रुप में यूपीएससी ने यहां से भी प्रश्न पूछा था, इसलिए मैंने उसको शामिल कर दिया कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आखिर कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है वह शामिल है। क्या वर्ल्ड बैंक केवल एक ही है या फिर इसमें कई? तो इसमें देखो 5 संस्थाएं हैं। एक तो वर्ल्ड बैंक है ही, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सेकंड देखो आईडीए है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड बैंक के रूप में क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सेकंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। थर्ड है फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईएफसी। ठीक है, ये आईडीए हो गया, ये आईएफसी हो गया। एंड मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है ना, मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये चौथा है। और पांचवा क्या है, इंटरनेशनल सेंटर ऑन द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये पांचों संस्थाएं मिलकर वर्ल्ड बैंक का जो ग्रुप है वह बनाती हैं। क्लियर? चलिए अब देखो एक क्वेश्चन डब्ल्यूटीओ से देखते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से मैं आपको बता दूं बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वह यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा जैसे ट्रेड में क्या होगा, ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ना। अब देखो तो इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड हो रहा है मेंबर्स के बीच में, चाहे हम एक्सपोर्ट की बात करें, हम इंपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट की बात करें, इसको लेकर भी तो पॉलिसी की जरूरत होती है। और यही जो पॉलिसी मेकिंग का बेसिकली काम है ये कौन करेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करेगा। ठीक है, याद रखना सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि अब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पूछे गए हैं। चाहे हम 2015 की बात करें, 2016 की बात करें, 2021, 22 की बात करें, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से देखने को मिल जाते हैं। मेंस का क्वेश्चन भी बेसिकली यहां से एक पूछा गया था और इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हम ट्रेड वॉर की बात करें, ठीक है, मैं आपको रिसेंटली अभी हाल फिलहाल का क्वेश्चन बताती हूँ, शायद 2021 का क्वेश्चन है मेंस का। और मेंस के क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जैसे कि जो हमें ट्रेड वॉर का कॉन्सेप्ट देखने को मिला, व्यापार युद्ध, ट्रेड वॉर, तो इस ट्रेड वॉर के कॉन्सेप्ट में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका रोल क्या होना चाहिए और इसका क्या रिफॉर्म कैसे करना चाहिए ताकि ये जो संस्था है वह बनी रहे, और स्पेशली इंडिया के संदर्भ में इसे क्या रिफॉर्म करना चाहिए। तो अब ऐसा नहीं है कि केवल आपसे ये पूछ लिया कि व्हाट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि ये पूछा कि करंट अफेयर में चर्चा में था ट्रेड वॉर, तो ट्रेड वॉर से कनेक्ट कर दिया कि ट्रेड वॉर के कॉन्सेप्ट अगर हम देख रहे हैं, व्यापार युद्ध अगर हो रहा है और ऐसे में अगर इंटरनेशनल जो ट्रेड है अगर वो बंद हो जाए, तब ऐसे में क्या रिफॉर्म्स जो है वह करने चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि इसके जो भी मेंबर्स है उन सभी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, है ना। सो ये क्या करेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जी ये सेट करेगा रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। क्या कर रहा है ये, ग्लोबल ट्रेड के रूप में कि विश्व स्तर पर जो ट्रेड है वह होता रहे, तो ग्लोबल ट्रेड का जो काम है, ग्लोबल ट्रेड की जो पॉलिसीज है वह ये बनाएगा। ठीक है, याद रखना कि अभी डब्ल्यूटीओ के पहले एक संस्था हुआ करती थी जो कि गेट हुआ करती थी, और इसने 1995 में गेट की जो जगह है वह किसने ले ली, डब्ल्यूटीओ ने ले ली। ठीक वैसे ही जैसे कि लीग ऑफ नेशन के सक्सेसर के रूप में यूनाइटेड नेशंस आ गया, वैसे ही 1995 में गेट की जगह जो है वह डब्ल्यूटीओ आ गया। पहले गेट हुआ करता था, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गेट हुआ करता था, है ना। गेट के एक सक्सेसर के रूप में ही बेसिकली जो डब्ल्यूटीओ है यह क्रिएट किया गया आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और अभी हम देखेंगे अगर 2016 के अकॉर्डिंगली तो इसमें इसके कितने मेंबर्स है, 164 मेंबर्स। एक लिस्ट बना लो और करंट मेंबर्स जो हैं इसके सारे अपडेट कर लो। ठीक है, करंट अफेयर बना लो
करंट अफेयर की सारी चीजें। नेक्स्ट अब बात करेंगे IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। इंटरनेशनल आपको केवल एटॉमिक एनर्जी आप देखेंगे, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है और ये 1957 में कब स्टैब्लिश किया गया था? 1957 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और बेसिकली हम देखेंगे कि ये एटम फॉर पीस प्रपोजल जो एक लेकर आए थे, एटम फॉर पीस, इसको लेकर ये वर्क करेगा, ये प्रमोट करेगा कि न्यूक्लियर एनर्जी की अगर हम बात करेंगे इसका हम पीसफुल यूज कर सकें। क्योंकि अगर देखो यूएन के ज्यादातर जो मेंबर्स हैं अगर वे न्यूक्लियर पावर हो चुके हैं तो ऐसे में उनके बीच में एक कोई ना कोई इस तरह की ट्रीटी होनी चाहिए कि वह अपने न्यूक्लियर पावर का यूज छोटे छोटे से युद्ध में लेकर या छोटे से बहकावे में लेकर ना करे। ऐसा ना हो कि बहुत छोटी सी गलती हो जाए और ऐसे में न्यूक्लियर वॉर जो है वह छिड़ जाए। अभी तक रूस और यूक्रेन का जो वॉर हो रहा था इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा एक डर था, एक थ्रेट था कि ऐसा ना हो ये लोग न्यूक्लियर वेपन पे आ जाए, ठीक है। हालांकि बहुत आप देखेंगे उसमें कई इस तरह के जो वेपन है वह यूज हुए हैं। सो बेसिकली पीसफुल यूज हो न्यूक्लियर एनर्जी का, है ना। मिलिट्री पर्पस की हम बात करें, इसके लिए प्रिवेंट किया जाए कि मिलिट्री पर्पस के लिए आप इसके लिए यूज ना किया जाए। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया ने अपने न्यूक्लियर का पावर का जो यूज है उसके लिए एक पॉलिसी बना रखी है। पहली बात तो है नो फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज, कि पहले जो है वह अपने न्यूक्लियर पावर को यूज नहीं करेगा। और दूसरा इसमें यह कहा है कि हम बेसिकली क्या करेंगे, न्यूक्लियर इसका जो यूज है वह पीसफुल तरीके से करेंगे या फिर हम बाकी एनर्जी के लिए करेंगे, एनर्जी के लिए करेंगे, है ना, इसके लिए यूज करेगा इंडिया। तो ये बेसिकली इसकी जो टीम है IAEA की टीम है, ये रेगुलर जो है वो इंस्पेक्शंस करती रहती है न्यूक्लियर फैसिलिटीज का पूरे विश्व में, वर्ल्ड में, ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो सिविलियन रिएक्टर्स आर नॉट बीइंग यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पस, ठीक है, क्लियर। तो ये है IAEA। नेक्स्ट देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था एक बार, एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट थी, है ना। तो इसका मेन जानते हो काम क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मेन काम है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। जो ह्यूमन राइट्स है ना इसको प्रोटेक्ट करना ओवर द वर्ल्ड, एंड इट प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ऑल द ह्यूमन राइट इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट, इसको प्रोटेक्ट करने का जो ये काम है वह ये करेगा। इट बिलीव दैट ह्यूमन राइट आर इंटरडिपेंडेंट एंड इनडिवाइजिबल, ठीक है, एंड इट प्रिपेयर एंड पब्लिश रिपोर्ट टू ह्यूमन राइट। गवर्नमेंट आर नॉट अलाउ हैप्पी विद दीज रिपोर्ट्स सिंस अ मेजर फोकस ऑफ एमनेस्टी इज मिसकंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड nevertheless their report play an important role in research and advocacy on human right। तो यहाँ पर क्या ये कई तरह की, अच्छा एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो ये कई तरह की रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। और अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वे आजकल बहुत पूछे जाते हैं कि ये कौन कौन सी जो रिपोर्ट्स है वह पब्लिश कर रहा है, ठीक है, सब करंट अफेयर में आप पढ़ते हैं। अब चलो एक और डायरेक्ट हम ह्यूमन राइट वॉच की ही बात कर लें। अभी तक तो हमने एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात की थी जो कि ह्यूमन राइट को देख रहा था, अब ह्यूमन राइट वॉच की ही डायरेक्ट बात करेंगे। तो ह्यूमन राइट वॉच क्या है? ये एक अलग से एक अनदर इंटरनेशनल NGO है जो कि रिसर्च एंड एडवोकेसी करेगा ह्यूमन राइट्स की, ठीक है। अब देखो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था मेंस का, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन था, दो द ह्यूमन राइट कमीशन हैव कंट्रीब्यूट इमेंसली टू द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट इन इंडिया। अब देखो इसमें क्या किया कि आपने ह्यूमन राइट को कनेक्ट करके, जैसे कि मैंने बताया कि हर एक संस्था, हर एक ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया का क्या रिलेशन है उसको बेसिकली आपको जरूर देखना है। तो ये क्या कंट्रीब्यूशन इंडिया के संदर्भ में है, yet they have failed to assert themselves against the mighty and powerful, analyzing their structural and practical limitations, suggest remedial measure। बस कि प्रॉब्लम्स क्या है और आपसे ये पूछते हो कि सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स, है ना, उसको क्या ऐसे रेमेडी करने के मेजर्स जो है वह क्या उठाए। तो इंडिया का कंसर्न क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, सॉल्यूशन क्या है। अब देखो इसी की तर्ज पे, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसी के पैटर्न पे WTO से क्वेश्चन आया कि आया एट प्रेजेंट ट्रेड वॉर क्या है ना। अब ट्रेड वॉर से जोड़ लिया कि ट्रेड वॉर के अलावा अगर इस WTO को क्या रिफॉर्म करना चाहिए, किसका इंपॉर्टेंस बना रहे, और इसमें जोड़ दिया कॉन्सेप्ट इंडिया का, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आ गया, मतलब हर एक तरह जब भी मेंस का क्वेश्चन आएगा कभी ऐसा नहीं होगा केवल आपसे एक पॉइंट पूछा जाए, बल्कि उससे रिलेटेड कई चीजों को भी उसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं थी।
जैसे कि अब देखो मेंस प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ किसने निकाली, वर्ल्ड बैंक ने। साल 6 महीने का पूरा लिस्ट देख लीजिए, वहां से क्वेश्चन आ जाएंगे कि लगभग एक साल में आप देखोगे कि 10-12 इस तरह के इंडेक्स से रिपोर्ट आई होंगी। याद कर लो कहाँ से कैसे हैं। द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन कंसिस्ट ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स एंड रिमेनिंग 10 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ टर्म ऑफ 2009 का क्वेश्चन है। तो ये जो मेंबर्स है वह 2 ईयर के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, 2 ईयर के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। अब देखो, अब हम आते हैं एक रिफॉर्म के इशू पे। अभी तक हमने यूएन की बात की, यूएन की संस्थाओं की बात की। अब हम बात करेंगे कि यूएन जो है इसमें जो रिफॉर्म्स हैं वह आखिर क्या होने चाहिए, ठीक है। यूएन के जो रिफॉर्म्स हैं वह क्या होने चाहिए, इसकी हम बात करेंगे। अच्छा, हम एजेंसियों की बात कर चुके हैं कि डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड एजेंसीज हैं यूएन की, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, हमने भी इंपॉर्टेंट देखा, इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है। अब हेल्थ रिलेटेड है तो डेफिनेटली ये जो है वह किसको देखता होगा, हेल्थ इश्यूज को देखता होगा। वर्ल्ड लेवल पर रिसर्च करना है हेल्थ को लेकर, कोई बीमारी है उसका क्या टीकाकरण, क्या वैक्सीनेशन हो सकता है उसके लिए। जैसे कि आप देखोगे जब कोविड था तो कई इस तरह की जो वैक्सीन्स थी, उन वैक्सीन्स के लेके डिमांड थी कि क्या WHO ने इसको जो है वह परमिशन दी है, नहीं दी है, ठीक है। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, UNDP है, ठीक है। UNHRC है, ह्यूमन राइट कमीशन, एंड UN हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, UNHCR, यहाँ से भी जो क्वेश्चन है वह आ चुका है UNHCR से, ठीक है। रिफ्यूजीज के लिए बेसिकली एक हाई कमीशन इसमें बना हुआ है। तो ये सारे इसमें पॉइंट्स होंगे। अब देखो, जब हम UN के रिफॉर्म की बात करेंगे बेसिकली, है ना, पहले तो हम इसके खुद रिफॉर्म की बात कर लें, फिर हम इंडिया के कंसर्न्स में देखेंगे। तो रिफॉर्म ऑफ द UN आफ्टर द कोल्ड वॉर, रिफॉर्म ऑफ द UN आफ्टर द कोल्ड वॉर। reform of the UN after the Cold War, ठीक है। शीत युद्ध के बाद, कोल्ड वॉर के बाद आखिर किस तरह के जो चेंजेस की आवश्यकता है, किस तरह के रिफॉर्म की जो आवश्यकता है वह हमें यूएन में है। तो बेसिकली हम इसमें देखेंगे कि 2 तरह के हैं इसमें जो रिफॉर्म्स होने हैं बच्चों, रिफॉर्म्स जो इसमें किए जाने हैं बेसिकली वे कितने तरीके के, 2 तरीके के मेन रिफॉर्म्स हैं। पहला रिफॉर्म तो है रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रक्चर, रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, ठीक है। और बेसिकली इसमें जो सबसे बड़ी डिमांड की जा रही है, जानते हो ये किस चीज की है, इसमें एक जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, डिमांड है, वह इंक्रीज द परमानेंट मेंबर, इंक्रीज द, अभी तक केवल 5 परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल में, है ना, तो जो परमानेंट मेंबर्स हैं वे इंक्रीज कर दिए जाएं, ये इसकी एक डिमांड रखी जाती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है कि आखिर आफ्टर कोल्ड वॉर की बात करें तो यूएन का ज्यूरिसडिक्शन आखिर क्या होगा, इसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा वर्ल्ड लेवल पर। ज्यूरिसडिक्शन एरिया की हम बात करेंगे, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूएन, ये क्या होगा, इसमें किस तरह का रिफॉर्म किया जाए, क्या केवल ये पीस के लिए, युद्ध को बचाने के लिए काम करे या फिर कुछ डेवलपमेंट के लिए भी काम करे, इसकी बात यहाँ पर की जाती है। तो कहा जाता है कि इसके ज्यूरिसडिक्शन को क्यों ना हम थोड़ा सा बड़ा करें, जैसे कि हम डेवलपमेंट की बात करें, है ना, जैसे कि हम ह्यूमैनिटेरियन वर्ल्ड की बात करें, जैसे कि हम ह्यूमैनिटेरियन वर्ल्ड की बात करें, ह्यूमैनिटेरियन वर्क की बात करें, हेल्थ एजुकेशन की बात करें, हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट, ये सब काम करें पॉपुलेशन कंट्रोल वर्ल्ड में, या फिर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, या फिर हम जेंडर सोशल जस्टिस की बात करें, या फिर हम जेंडर एंड सोशल जस्टिस की बात करें। तो ये जो सारे काम हैं वह क्या करें, ये इसके ज्यूरिसडिक्शन एरिया में हो। तो आखिर रिफॉर्म्स क्या क्या होने चाहिए, उसमें ये 2 बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट और लास्ट इंडिया एंड यूएन की।
इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स, कि आखिर किस तरह का जो रिफॉर्म है इंडिया के संदर्भ में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आएगा मेंस में तो वह यहां से आएगा, ठीक है। देखो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे, इंडिया हैज ऑलवेज सपोर्टेड द रीस्ट्रक्चरिंग of the UN and it believed that strengthen and revitalized UN is desirable in the changing world। तो यहाँ पर देखो कि जिस तरीके से ये जो वर्ल्ड, ये जो विश्व है वह चेंज हो रहा है, तो इंडिया क्या चाहता है कि इवन इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव किया जाए, इसकी जो संरचना है उसमें बदलाव किया जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आज के विश्व के लिए। क्योंकि जिस वक्त आपने चीजों को स्ट्रक्चर किया था आज से 70-75 वर्ष पहले, 1945 की बात करेंगे और आज 2024 है, अगर देखो इतना समय अगर हो गया यूएन के लिए, तो क्या अब इसको इन 80 सालों के आसपास में कोई चेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या चेंज की कोई नीड नहीं होगी जब इतना विश्व बदल गया? पहले कुछ और था कि पहले केवल 5 पावरफुल कंट्री आपको दिख रहे थे, आपने जिस बेस पे परमानेंट मेंबर्स को रखा वो परमानेंट मेंबर दैट टाइम पर न्यूक्लियर पावर कंट्रीज थे। आज तो कितने कंट्रीज न्यूक्लियर पावर है, तो आप उन सबको भी परमानेंट सीट दो। तो उस वक्त जो महाशक्ति थे उन देशों को बेसिकली इसमें शामिल कर लिया। अब इसमें यही कहा जाता है कि वर्तमान में भी क्या किया जाए कि जो ये देश हैं, है ना, एक बार एटलीस्ट बहुत ज़रूरत है इस बात की कि अब आप रीस्ट्रक्चर करो और फिर से देखो कि कहाँ कैसी ज़रूरत है। और अगर ऐसा लगता है कि जो देश आर्थिक विकास में या फिर न्यूक्लियर तरीके से या फिर वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी आगे हैं, उनको परमानेंट सीट दी जाए। और इंडिया इसमें एक बहुत प्रबल दावेदारी रखता है। इंडिया इसमें एक प्रबल दावेदार जो है वह माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड ऑफ इंडिया इज रिगार्डिंग द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी सुरक्षा परिषद, एंड इट्स सपोर्ट एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ बोथ। देखो परमानेंट और नॉन परमानेंट। अब अगर मान लो 193 कंट्रीज है, लगभग चलो 200 देश मान लेते, तो 200 देशों में केवल 15 देश ही ऐसे हैं। तो यहां पर आपने परमानेंट में बस 5 देशों को रख लिया, ठीक है। आपने नॉन परमानेंट में केवल यहाँ पे 10 देशों को रख लिया। तो सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल आपने 15 मेंबर्स रखे हैं और है कितने, मान लीजिए 193 मेंबर्स जो है वह टोटल हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कम से कम अब ये जो संख्या है वह डेफिनेटली इंक्रीज होना चाहिए, ऐसा इंडिया का मानना है। It also argued that the expand council with more representative will enjoy greater support in the world community and India itself wishes to be a permanent member। अच्छा अब ये देखो कि इंडिया जो है परमानेंट मेंबर बने, इसके लिए भी कोशिश कर रहा है। अब देखो परमानेंट मेंबर, आखिर अगर प्रश्न आ जाए कि आखिर इंडिया को परमानेंट मेंबर क्यों होना चाहिए, क्यों ये दावेदार है। यूएन में जो परमानेंट मेंबर हैं उन सभी के पास एक वीटो पावर होता है, और अगर किसी एक भी देश का वीटो, किसी एक मेंबर का वीटो अगर लग जाता है तो ऐसे में क्या होगा कि वो जो डिसीजन है, वो जो पॉलिसी है वो नहीं बन सकती। तो जैसे कि चाइना कभी वीटो लगा देता है इंडिया के पे, कभी अमेरिका ने वीटो लगा दिया कि नहीं इंडिया को परमानेंट सीट नहीं देनी है, तो ऐसे में ये प्रोसेस रुकी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि अगर हम देखें कि इंडिया परमानेंट मेंबर आखिर क्यों होना चाहिए, इसके मैं कुछ आपको रीजंस बताती हूँ। ये रीजन आप लिखो। जैसे कि पहला रीजन तो हम इसमें देखेंगे कि भाई इंडिया का जो पॉपुलेशन है, अभी तो कुछ डेटा ये बोल रहे हैं कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वह बहुत ऑफिशियली इसको डिक्लेयर नहीं किया गया अभी वर्ल्ड लेवल पर, बट हम देखेंगे कि इंडिया चाइना से भी आगे निकल गया पॉपुलेशन के मामले में। कुछ चीज़ों मतलब कुछ डेटा फिगर ऐसे कहते हैं कि चाइना से आगे हो गया है। तो अगर हम देखेंगे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन पे फर्स्ट या सेकंड पे जो कंट्री है, तो चाइना को तो भाई है सीट, चाइना की तो परमानेंट सीट है यूएन में, इंडिया की नहीं है। तो इंडिया की भी जो परमानेंट सीट है वह होना चाहिए बिकॉज ऑफ इसकी पॉपुलेशन। सेकेंड हम कहेंगे कि बेसिकली हमेशा इंडिया की बात करेंगे कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, और विश्व में अगर सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और ऐसे में ये पीस के लिए काम कर रहा है, तो जो भी अपनी शांति सेना है इसको भेजता है। यूएन ने जो भी इस तरह के अपने पीस के लिए जो प्रोग्राम्स किए, उसके लिए जो ट्रूप्स है, तो वो इंडिया ने भेजे। तो हमेशा शांति सेनाओं को ये भेजता है। तो इस तरीके से इसके अलावा हम देखेंगे तीसरा कि भाई अगर हम इकोनॉमिक तरीके से देखें तो अभी कुछ डेटा कहते हैं इंडिया जो है वह परचेजिंग पावर में इस तरह से थर्ड और फोर्थ नंबर पे आ चुका है। ब्रिटेन कुछ मामलों में ब्रिटेन को भी पीछे कर दिया आर्थिक विकास को लेकर। तो यहाँ पर क्या है कि चूंकि एक इकोनॉमिक पावर है वर्ल्ड लेवल पर, सो दैट्स व्हाई इंडिया जो है परमानेंट मेंबर का प्रबल दावेदार है। देन नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें कि चाहे हम यूएन के जो बजट में योगदान होता है, यूएन के सभी मेंबर्स क्या करते हैं, यूएन में अपना बजट देते हैं, पैसा देते हैं, उनका कुछ होता है, ठीक है, कुछ भागीदारी होती है फाइनेंशियली। तो अगर हम बजट की बात करें तो बजट कॉन्ट्रीब्यूशन भी है।
तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, और इंडिया भी चाहता है कि उसे वर्ल्ड लेवल पर राजनीति में हिस्सा लेने के लिए अपनी जो हाँ या ना जो है वह अपना रख सके। तो वीटो पावर चूंकि केवल परमानेंट मेंबर्स को मिलता है, तो इंडिया इस चीज के लिए पूरा एक ऐसा डेफिनेटली एक ऐसा प्रबल दावेदार है कि मिलना भी चाहिए। ठीक है, सो कंट्री इकोनॉमिक इमरजेंसी हमने देख लिया कि वर्ल्ड स्टेज पर है, परमानेंट सीट इसलिए हमें मिलनी चाहिए। तो ये सारी बातें बेसिकली आपको याद रखनी है। ठीक है, और अच्छा अगर ये लगता है कि आपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के आधार पर जो 5 स्थायी सदस्य हैं दैट टाइम उनको चुना था, तो आज इंडिया जो है वह भी क्या है, न्यूक्लियर पावर है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। क्लियर? अच्छा देखो कि जब हम बात करेंगे कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जैसे कि परमानेंट मेंबर्स में है यूके, रशिया है ना, यूनाइटेड स्टेट्स दैट इज ब्रिटेन, रशिया एंड फ्रांस की बात करेंगे, फ्रांस इसमें शामिल है, यूनाइटेड स्टेट्स शामिल है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, यूएस, अमेरिका। ठीक है, एंड फ्रांस और चाइना। तो ये 5 इसके परमानेंट मेंबर है। और याद रखना कि इन स्टेट्स को दैट टाइम सेलेक्टेड किया गया था बिकॉज ऑफ ये बहुत दैट टाइम बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज थे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड ये सभी जो है वह एक तरह से जो वॉर थी उसमें एक विजेता के रूप में शामिल हुए थे, और साथ ही ये सभी न्यूक्लियर पावर भी दैट टाइम थे। ठीक है, तो इस आधार पर दैट टाइम परमानेंट जो मेंबर्स है वह सिलेक्ट किए गए थे। तो यूएन इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म्स में ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्लियर? क्लियर है इतना? तो देखिए आपके एग्जाम के लिए जो जो जरूरी है वो मैंने आपको बता दिया इसमें से। तो जैसे कि हमने देखा कि इंडिया जो है वह क्या क्या इसमें इश्यूज हैं, यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट को लेके 2015 का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर से ये क्वेश्चन नहीं आ सकता या फिर इस तरह से प्रश्न नहीं आ सकता। तो इस तरह से क्वेश्चन हमेशा आएंगे, और जब भी क्वेश्चन आएंगे याद रखना कि हमेशा ये क्वेश्चन आएंगे इंडिया से रिलेट करते हुए। ठीक, जैसे कि 2017 का जो क्वेश्चन था वह किससे था, नेशनल यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से, है ना। तो इसका जो फंक्शनल है आखिर वह क्या है, उस चीज को लेके क्वेश्चन था। तो ये आज का हमने क्लास देखा जिसमें कि हमने बात की बेसिकली कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वह हमें ज़रूरत क्यों है, इवोल्यूशन क्या है, मेन यूएन की वेबसाइट से हमने सारी चीज़ों को देखा। यूएन आफ्टर कोल्ड वॉर के बाद किस तरह के रिफॉर्म की ज़रूरत थी, ज्यूरिसडिक्शन में क्या रिफॉर्म है, इंडिया एंड रिफॉर्म्स की हमने बात की। ठीक है, तो हमने जाना कि हमें 2 रीज़न है बेसिकली। पहला रीज़न तो हम इसमें देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पर कई ऐसे इश्यूज होते हैं कि हमें एक साथ काम करने के लिए ज़रूरत होती है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, जैसे कि इसके इम्पैक्ट को कम करना। सो दैट्स वाई वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। बट अनफॉर्चुनेटली हमने इसमें एक प्रॉब्लम भी देखी कि हम रिकॉग्नाइज तो कर रहे हैं कि ये नीड है, बट हम उसको एक्चुअली में जो है वह परस्यू नहीं कर पा रहे हैं। यूएन की हमने बात की कि बेसिकली लीग ऑफ नेशन पहले था, और लीग ऑफ नेशन के सक्सेसर के रूप में यूएन आया जो कि वर्क करेगा पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। इसकी ये कुछ संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से वह काम करेगा, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके अलावा भी हमने कुछ इंटरनेशनल संस्थाओं की बात की, है ना, जैसे कि आईएमएफ है, आईएमएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखे, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन से देश और इंस्टीट्यूशन शामिल हैं, WTO है, IAE है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है। देखो लास्ट टॉपिक हमें और देखना है कि क्या हमें एग्जामिन करना है एक बात को कि अगर हम ये देखें कि ठीक है वर्ल्ड लेवल पर हमने चीज़ों को ठीक करने के लिए यूएन बनाया, लेकिन क्या ये जो यूएन है ये बैलेंस कर पाया यूएस को। अब देखो, अब हमें लास्ट इसका जो एक कंक्लूजन है, देखो यूएस क्या था कि आफ्टर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन, यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हो गया, यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हो गया तो इसके बाद क्या हुआ, यूएस जो है ये एक अकेला सुपर पावर बना, ओनली सुपर पावर। और ये सुपर पावर किस बेस पर था, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री बेस पर, है ना। और इकोनॉमिक और मिलिट्री बेस पर चूंकि यूएस वर्ल्ड पर सुपर पावर था, इसलिए याद रखना कि अब ये यूएन को इग्नोर करेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। सो ये जो पावर है टू इग्नोर द यूएन और एनी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहां पर यूएस क्या कर रहा है, यूएस इग्नोर कर रहा है, चाहे यूएन हो या फिर कोई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो किसी की बात क्यों मानेगा, वो बहुत पावरफुल है उसे लग रहा है। ठीक है, तो यूएन क्या कर रहा है, एनी अदर
जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी को इग्नोर करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसके पास इतना इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर है। सो दैट्स व्हाई। सो वैसे तो देखो कि हमने देखा कि क्या यूएन जो है वह बैलेंस कर पाया यूएस के डोमिनेंस को, यूएस के एग्रेशन को, या फिर यूएन के या फिर यूएस की जो पॉलिसी मेकिंग के जो तरीके हैं उसको नहीं कर पाया, है ना। इन द लास्ट अगर हम रिजल्ट देखें ये यही था, और ये ऐसा इसलिए था देखो क्योंकि यूएस जो है वह सुपर पावर है। इसके अलावा कुछ और कारण है जिसमें कि हम ये कहें कि यूएन जो है वह खुद इन्फ्लुएंस है यूएस से। एक तरफ बैलेंस करने की बात कर रहे थे, बट तो ये तो खुद ही इन्फ्लुएंस्ड हो गया यूएस से। अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ, आप देखेंगे कि जो यूएस है ना, जो भी इसमें कंट्रीब्यूटर है, जितना जो पैसा और जितना जो इसमें यूएन में जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, ठीक है, इस कंट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वह यूएस का है, और यूएस की फाइनेंशियल और इकोनॉमिक जो पावर है उसे कोई मैच ही नहीं कर सकता। सो यूएस क्या है? बेसिकली सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। एंड इसके अलावा यूएन के हम ज्यादातर जो मुख्यालय देखेंगे, हेडक्वार्टर देखेंगे, ये सब कहाँ? ये फिजिकली यूएस में ही अवेलेबल है, लोकेटेड है। ये यूएन के अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करें, बिल्डिंग्स की बात करें, सो फिजिकली लोकेटेड विद इन द यूएस टेरिटोरी, विद इन द यूएस टेरिटोरी। आप खुद सोचो कि अगर ये यूएस की टेरिटोरी में है, यूएस के लोग यहाँ पे ज्यादा इसके एडमिनिस्ट्रेशन और इन सब चीजों में काम कर रहे हैं, तो क्या ही ये बैलेंस करेगा। सो बेसिकली हम कह सकते हैं, लास्ट हम देखें कि इसका रिजल्ट कि यूएन यूएस के डोमिनेंस को कंट्रोल करेगा, और ऐसा करना क्या है? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल टू कंट्रोल यूएस डोमिनेंस। लेकिन फिर अब लास्ट हम देखेंगे कि अब अगर यूएन जो है वह कंट्रोल नहीं कर पाता, देन हमें यूएन क्यों चाहिए। और यूएन की बात करेंगे, लास्ट आपको इसमें एक रिजल्ट जो लाइन है या फिर लास्ट लाइन आपको याद रखनी है कि यूएस जो है डेफिनेटली इज एन इम्परफेक्ट बॉडी, बट विदाउट इट द वर्ल्ड वुड बी वर्स ऑफ। इतनी विश्व की जो स्थिति है वह बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी अगर इस तरह की संस्थाएं नहीं रहेंगी, एक तरह से सभी के बीच में एक कनेक्शन बनाने के लिए, कॉपरेशन के लिए, विभिन्न कंट्रीज़ के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, तो जो विश्व की स्थिति है वह और ज़्यादा बुरी हो जाएगी। तो भले ही कमियां हैं यूएन में या इस तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, फिर भी इनको बेसिकली होना चाहिए ताकि सभी सोसाइटीज़ के बीच में एक जो लिंकेज है वह लिंक बना रहे, है ना। तो यहाँ पर देखो, आप इमेज करो कि मान लो कोई भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, कोई किसी पे रोक टोक करने वाला नहीं है, तो यहाँ पर किस तरह की कंडीशंस बन जाएंगी। तो क्या जरूरी है कि जो यूएन है, भले कुछ कमियां हैं बट इसमें रिफॉर्म्स जो है वह होने चाहिए। और इसी बात को लेकर यूपीएससी ने जो मेंस का क्वेश्चन पूछा था, याद रखना कि मेंस का जो क्वेश्चन है वह यूएन रिफॉर्म से आया था, और स्पेशली इंडिया से लेकर, है ना। यूएन रिफॉर्म प्लस इंडिया रिफॉर्म, इंडिया के कंसर्न में रिफॉर्म, ये यूपीएससी ने मेंस में पूछा हुआ था। ठीक है, तो क्या यूनिपोलर वर्ल्ड को बैलेंस कर पाया यूएन? नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट टॉपिक। चलिए, अच्छा एक और पॉइंट जो है वह आप फिर से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है डेफिनेटली वो दोबारा भी आ सकता है। देखो, जैसे कि यूपीएससी में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया का जो परमानेंट स्टेटस है ना, वह होना चाहिए। सो इसको लेकर अच्छा देखो कि जैसे कि हमने देखा कि यूएन की जो बॉडी है, जिसे कि हम सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रूप में जानते हैं, ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और इसके अगर हम मेंबर्स की बात करें तो अभी हमने देखा कि इसके जो मेंबर्स हैं, एक तो परमानेंट है और नॉन परमानेंट है ना। जो परमानेंट है वो हमेशा मेंबर्स हैं, हमेशा मेंबर्स रहेंगे। तो परमानेंट मेंबर्स में कौन कौन आएगा? 5P, 5 जो है वह परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें कि चाइना, फ्रांस, रशिया, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस एंड यूके, है ना, ब्रिटेन एंड अमेरिका। तो ये 5 जो देश है वह इसमें शामिल है, परमानेंट मेंबर है, हमेशा रहेंगे। और वैसे ही अगर हम नॉन परमानेंट मेंबर की बात करें, नॉन परमानेंट, और ये 2 इयर्स के टर्म्स के लिए चुने जाते हैं। इंडिया की बात करें तो अब तक लगभग इंडिया 8 बार जो नॉन परमानेंट मेंबर है वह बन चुका है। ठीक है, सो बेसिकली ये देखो, अब तो मेन क्या है
कि मेन जो इशू चल रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट सीट जो है वह क्यों देनी चाहिए। तो कुछ इसके पॉइंट्स आप क्या लिखोगे, जैसे कि पहली बात तो आप लिखिए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसमें अब जो रिफॉर्म है वह होना चाहिए, रिफॉर्म का नीड है। तो रिफॉर्म में आप क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि ये जो परमानेंट मेंबर है, जैसे कि चाइना, हो सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रस्ताव आ रहा हो, ये वीटो लगा देगा। तो वीटो से क्या होता है, वीटो बहुत ही पावरफुल है और अगर वीटो प्रस्ताव लगा दिए तब इसके बाद कोई भी जो पॉलिसी है वह नहीं बन सकती। तो वीटो का मिसयूज होता है बिकॉज ऑफ अपने पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर, ना कि ग्लोबल इंटरेस्ट को सर्व किया जा रहा है। तो फर्स्ट देखो ये है कि चूंकि मिसयूज ऑफ वीटो पावर, और इसके लिए जरूरी है यूएन में रिफॉर्म किया जाए। लैक ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है। जैसे कि देखो साइबर सिक्योरिटी की इशू की बात करें, टेररिज्म की बात करें, साइबर सिक्योरिटी इशू या टेररिज्म, तो उतना इफेक्टिवली जो वर्क है, प्रिवेंट है, वह ये लोग नहीं कर पाते, ठीक है। और यहीं पर हमने देखा कि अगर हम इंडिया की सीट की बात करें तो इंडिया आखिर क्यों डिजर्विंग है, तो आपको लिखना है कि भाई इंडिया एक तो शुरुआत से ही यूएन का फाउंडिंग मेंबर रहा, शुरुआत से ही फाउंडिंग मेंबर के रूप में जो इंडिया है वह रहा, ठीक है। और 8 टर्म जो है वह पूरे कर चुका है। 8 टर्म मतलब 8 बार अब तक नॉन परमानेंट मेंबर रहा, नॉन परमानेंट टर्म पूरा किया जो कि 2 साल का होता है। इसके अलावा हमने क्या जाना था लास्ट की एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है एंड इसके साथ साथ न्यूक्लियर वेपन भी है, न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर परमानेंट सीट इंडिया को मिल जाती है तो परमानेंट सीट का जो बेनिफिट है वह क्या है। इसका बेनिफिट है कि जो इंडिया है वह ग्लोबल पावर के रूप में आएगा, जियोपॉलिटिक में उसकी भूमिका बहुत बढ़ेगी। तो इंडिया जो है वह क्या होगा, ग्लोबल पावर के रूप में आएगा और इसको वीटो पावर मिलेगा। वीटो पावर से क्या होगा कि मान लीजिए किसी भी इशू पर अगर वह अपना वीटो लगाना चाहे, मना करना चाहे, तब डेफिनेटली कर सकता है। और इसी के लिए इंडिया को जो परमानेंट सीट है बेसिकली वह चाहिए, ठीक है। ये इसके बेनिफिट्स हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं, आपको इन सभी को इसमें मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है हमने उन सभी को कवर कर लिया है, आपके भी कवर हो गए होंगे। तो जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन शॉर्ट नोट्स को बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए। थैंक यू।